नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ वही खास कार्यक्रम जिसकी चर्चा आजकल पूरे हरियाणा में है, महारा विधायक मारी चौपाल। आजकल मैं हर कार्यक्रम में हर बार हजार बार ये कह रहा हूं कि अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल कीजिए। आप सवाल करना भूल गए हैं या फिर आप सवाल करने से डरते हैं कि आपके नेताजी आपसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको अपने इलाके का, अपने हलके का डेवलपमेंट चाहिए, अपनी गलियां बनते हुए आप देखना चाहते हैं, अपनी सड़कें बनवाना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल चाहते हैं, बेहतर कॉलेज चाहते हैं, अपने लिए एक बेहतर अस्पताल चाहते हैं, अपने शहर इलाके हलके में बेहतर लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, पीने का पानी चाहते हैं, नालियां चाहते हैं, तो अपने नेताओं से सवाल कीजिए। और आज जिस हलके में हम पहुंचे हैं, यहां से बीजेपी के टिकट पर लगातार तीसरी बार जीते हैं यहां के विधायक। हालांकि हरियाणा में कई हलके ऐसे हैं जहां बीजेपी का आज तक खाता नहीं खुला, कमल का फूल वहां नहीं खिला। लेकिन इस इलाके में हरियाणा बनने के बाद से ही बीजेपी का या जनसंघ का पहले एक दबदबा रहा है। मैं बात कर रहा हूं यमुनानगर, और घनश्याम दास अरोड़ा जी यहां से विधायक हैं। उन्हें हम अपनी चौपाल में आमंत्रित करेंगे, लेकिन उसके पहले ये एक छोटी सी प्रोफाइल देखिए। आज मारी चौपाल में आ रहे हैं यमुनानगर हलके से मारा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा। 2024 विधानसभा चुनाव में घनश्याम दास अरोड़ा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 22,000 से अधिक वोटों से हराया था। घनश्याम दास अरोड़ा साल 1967 में आरएसएस में शामिल हुए और संघ के सक्रिय सदस्य बने। 2024 में घनश्याम दास अरोड़ा लगातार तीसरी बार यमुनानगर से विधायक बने। इससे पहले 2014 और 2019 में भी घनश्याम दास अरोड़ा यमुनानगर हलके का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आज मारा विधायक मारी चौपाल में यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा से होगा उनके काम का हिसाब किताब। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए यमुनानगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा का। तो अरोड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपको पता है कि मेरे पास नीम के पत्ते, करेले का जूस, हालांकि ईश्वर आपको दीर्घायु बनाए, आप तो स्वस्थ भी दिखते हैं और इस उम्र में भी हैंडसम दिखते हैं। लगातार तीसरी बार आप यहाँ से चुन करके आए हैं। सभी समाज के जो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, सभी समाज के बंधुओं की शुभकामनाओं से, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मैं पूर्ण रूपेण स्वस्थ हूँ तथा जनता की सेवा में एक सेवक के रूप में लगा हूँ। तो मैं सर इसलिए ये पूछ रहा था कि 2024 के पहले आपके मित्र हैं रामविलास शर्मा जी, आप हैं, रामविलास शर्मा जी हैं, अनिल विज हैं, कुछ लोग हैं और भी कुछ लोग हैं, बाकी लोग नाराज हो जाएंगे जिनका नाम नहीं ले रहा हूं मैं, जिन लोगों ने बीजेपी का वृक्षारोपण किया, उस पौधे को बड़ा किया। वो दौर मुझे याद है जब बीजेपी कोई प्रदर्शन करे तो 10, 12, 20, 50 लोग इकट्ठा करना टफ काम होता था। आज आपकी तीसरी बार सरकार है, पहली खुद की बदौलत, दूसरी में बैसाखी की ज़रूरत पड़ी और तीसरी बार फिर अपनी बदौलत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सरकार है। अब रामविलास शर्मा जी हमेशा ये कहते रहते हैं कि आई एम फिट एंड फाइन। अब आपको भी ये कहना पड़ेगा कि आई एम फिट एंड फाइन, क्योंकि 75 वाले लैंडमार्क की तरफ आप बढ़ रहे हैं। 2029 के समय में ये एक आएगा मसला आपके सामने।
ऐसा है, मैं संगठन का एक सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। संगठन ने जब जब जो दायित्व मुझे दिया उसको मैंने चुनौती समझकर स्वीकार किया और निभाया। संगठन जो भी निर्णय करेगा उसको 100% पूरे मन से स्वीकार करके संगठन की इच्छा को पूरा करने का मेरा भरसक प्रयास रहेगा। मैंने सवाल इसलिए किया कि कमल वर्मा जी यहीं से हैं, अब आप उनकी बराबरी में हैं। अगर 2029 भी अगर बीजेपी ने आपको सिपाही बना के उतारा तो फिर यमुनानगर में आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। ऐसा है कि ये तो लोगों का स्नेह है, प्यार है, विश्वास है, आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं, और ये सब प्राप्त करने के लिए मैंने निस्वार्थ भाव से अपने दायित्व का निर्वहन किया और जनता ने इस बात को स्वीकार किया। इसलिए मुझे लगातार तीसरी बार उन्होंने सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और चौथी बार हो गए तो कमल वर्मा जी का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। अभी तो बराबरी पर हैं आप। नहीं, रिकॉर्ड तो जनता के सहयोग से और कार्यकर्ताओं की लगन, निष्ठा और मेहनत के कारण मैंने पहले ही तोड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यमुनानगर के इतिहास में कोई भी विधायक लगातार 2 बार विधायक नहीं बना। मैं लगातार 2 बार विधायक बना और फिर तीसरी बार लगातार विधायक बना। रिकॉर्ड तो जनता ने मेरे नाम कर ही दिया है। हाँ, मतलब ये एक और रिकॉर्ड टूट जाएगा अगर हाँ, 2000 रिकॉर्डों की जो श्रृंखला है उसमें एक नया रिकॉर्ड जुड़ जाएगा। ठीक। अब आप इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हैं तो आपके पार्टी वालों को ये नज़र नहीं आता कि घनश्याम दास जी इतने डेडिकेटेड है ना, जनसंघ के, आरएसएस के इतने पुराने आदमी, नींव वहाँ जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, गठन होता है तो मैं टकटकी लगाए, मैं नहीं, ये जितने यमुनानगर वाले हैं ये सब चंडीगढ़ की तरफ देखते रहते हैं कि हमारे वाले का नंबर कब आएगा जी। अड़ोस पड़ोस में वो मतलब पहुंच जाते हैं लोग, कभी जगाधरी से, कभी इधर से, अब कभी उधर से। यमुनानगर बीच समुद्र में टापू बन के रह जाता है। जिस आदमी ने इतने रिकॉर्ड तोड़े एक के बाद एक, वो चंडीगढ़ वाला धनुष टूट नहीं पाता है। ऐसा ये भी एक रिकॉर्ड ही है चंडीगढ़ वाला। और जनता ने यहाँ से रिकॉर्ड बनवाए हैं और संगठन वहाँ रिकॉर्ड बना रहा है। दोनों तरफ तो रिकॉर्ड चल रहे हैं और निश्चित रूप से जिस रिकॉर्ड की आप अपेक्षा कर रहे हैं या जो आपकी अपेक्षा है, मेरी लगन को, मेहनत को और संगठन के प्रति मेरी निष्ठा को देखते हुए आपकी भी इच्छा परमपिता परमात्मा ईश्वर जगत जननी वाहेगुरु निश्चित रूप से पूरी करेंगे। हालांकि अरोड़ा जी, मैं आपको बताता हूँ, बहुत जल्द सुना है कि हरियाणा कैबिनेट में पंजाब इलेक्शन के आसपास, उसके पहले बाद है ना, फेरबदल होने की संभावना है। हर बार पंजाबी कोटे से एक नाम आता है यमुनानगर से, पता नहीं वो लिस्ट कब बनती है, रात तक तो उस लिस्ट में नाम रहता है, सुबह 6 बजे तक रहता है, 10 बजे 11-12 बजे ओथ होना होता है, 8:30-9 बजे किसी और का नाम जुड़ जाता है, अरोड़ा जी का नाम कट जाता है। ये शराफत का ही नाम है। नहीं, ऐसा नहीं है। संगठन जब भी कोई निर्णय करता है तो उसके सामने कई पहलू होते हैं, कई मापदंड होते हैं, कई पैरामीटर्स होते हैं। उन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर क्षेत्र के अनुसार प्रतिनिधित्व हो जाए, जाति के अनुसार प्रतिनिधित्व हो जाए और ऐसा मंत्रिमंडल का चेहरा कुल मिलाकर नज़र आए कि किसी को भी इग्नोर नहीं किया गया और किसी को भी किसी विशेष कारण से कोई प्राथमिकता नहीं दी गई। मुझे ऐसा लगता है कि ये बातें उनके जहन में रहती होंगी और निर्णय लेते हुए इन सब बातों को अपने मस्तिष्क में, अपने जहन में रखते हुए वो निर्णय लेते होंगे। और निश्चित रूप से जो केंद्रीय नेतृत्व या निर्णय करने वाली टोली होती है, वो सबसे पहले संगठन का हित, सबसे पहले संगठन किस प्रकार आगे बढ़ सकता है और संगठन की साख किस प्रकार जनता में बनी रह सकती है, वो ये विचार करके निर्णय लेते हैं। और जो भी उन्होंने निर्णय लिया मैंने सहर्ष स्वीकार किया। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि जिस विधि राखे राम ताहे विधि रही हो। ठीक है, मतलब संतोष सबसे बड़ा धन है। लेकिन इस बार कुछ मंत्रिमंडल में फेरबदल हो
तो ये जो यमुनानगर के लोग बैठे हैं, ये उम्मीद करें कि यहाँ भी कुछ वैसे कृपा, तो ईश्वर की कुछ कृपा हो, ऐसा वैसे है तो ना? ये मेरा विषय नहीं है, और विधायक से पर मंत्री, जो इन लोगों मतलब की इतने रिकॉर्ड बनाए, इतने कर्मठ हैं, संघ के प्रति, संगठन के प्रति इतनी निष्ठा है, तो मतलब मैं तो आपकी बात सुनने के बाद परमपिता परमात्मा के सामने एक ही प्रार्थना कर सकता हूं, आपकी और मेरे सभी कार्यकर्ताओं की और यमुनानगर के सभी मतदाताओं की ये इच्छा पूरी हो। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया। उम्मीद, अच्छा मैं आपको बताऊं, है ना, एक ज़माने में आफ्ताब अहमद एमएलए थे, ऐसे ही मैं कार्यक्रम करने गया, है ना, और 1 महीने के बाद वो मंत्री हो गए थे। अब भी ऐसा ही होगा। चलिए, हम जरा आज आते हैं यमुनानगर पे। सफाई को लेकर के कल शाम में यमुनानगर आया तो मेरी आदत है इधर उधर घूमना, थोड़ा जब मैं अपने गेस्ट से बात करता हूँ तो थोड़ा पढ़ लिख कर करके जाता हूँ। सफाई की जो व्यवस्था, ये बात सही है कि एक ज़माने में कभी मैंने एक चैनल के लिए इसी यमुनानगर में एक शो किया था, जिसमें जितनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे, सारी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, और तब मैंने उस सेट पर घोड़े खड़ा किए थे और हुड्डा साहब को मैंने उस मंच से ये कहा था कि अगर सड़कें नहीं बनवा सकते हो आप तो घोड़े भेज दो, क्योंकि यहाँ की सड़कें गाड़ियाँ चलने लायक तो है नहीं, घोड़े दौड़ेंगे। डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन यमुनानगर का जिस तरीके से विकास हो रहा है या बढ़ोतरी हो रही है, सफाई एक बहुत अहम मसला है। अब हालत ये है कि कूड़े की उठान की समस्या हो, अब लोग इतने परेशान हैं कि आपकी पार्टी के दफ्तर के सामने सेक्टर 17 के लोग जा करके कूड़ा रख करके आए कि भाई देख लो, अब तो जागो और इसके सुगंध से थोड़ा प्रफुल्लित हो जाओ। ये हालत है यमुनानगर की। ऐसा है मान्यवर, समाज में सभी तरह के लोग होते हैं, सकारात्मक सोच वाले और नकारात्मक सोच वाले, और समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कोई ना कोई ऐसा कर्म, ऐसा कार्य, ऐसी इवेंट करेंगे कि उनका नाम समाचार पत्रों में छप जाए, टीवी चैनल के ऊपर उनका समाचार चल जाए। निश्चित रूप से हमने नगर की सफाई व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया है और उस प्रयास में हम सफल हुए हैं। निश्चित रूप से समाज के प्रत्येक व्यक्ति से हम आपके चैनल के माध्यम से ये अपील भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं, अपेक्षा भी करते हैं कि हम सब सुविधा चाहते हैं, उस सुविधा को लेने के लिए हम कितना सहयोग कर रहे हैं, ये एक आत्म विश्लेषण का विषय है। ये समाज के प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, और संयोग से यमुनानगर के मतदाता, यमुनानगर के समाज का प्रत्येक व्यक्ति बहुत जागरूक है और वो समस्या के निदान के लिए हमें सुझाव भी देता है, फीडबैक भी देता है, और हमसे फीडबैक लेता भी है कि आपने क्या किया। यमुनानगर की सफाई से आप संतुष्ट हैं? अभी और मैं सुधार तो बड़ा की, सीधा सवाल करता हूँ। बिल्कुल सीधा ही उत्तर है, बहुत सुधार किया है, अभी और सुधार की आवश्यकता है। मतलब कितने परसेंट सुधार हो गया और कितने परसेंट सुधार की आवश्यकता है? लगभग हमने 60 से 70% के बीच में सुधार कर दिया है, और उस सुधार को हमने धरातल पर उतारा है, टिपर के माध्यम से, डोर टू डोर की कलेक्शन के माध्यम से, और जहां कूड़ा इकट्ठा होता है वहां उसको जो व्यवहार उसका करना होता है, फुरोज बनाकर उसको सेग्रीगेट करके और उसको फिर डिस्पोज ऑफ करना, ये सारी व्यवस्था को मेरे माननीय पार्षद, हमारी मेयर महोदया और मैं खुद इसका संज्ञान लेता हूँ, और किस प्रकार इन व्यवस्थाओं में हम गुणात्मक परिवर्तन कर सकते हैं वो सारा हम अध्ययन करते हैं। और हमारे निगम के चुने हुए प्रतिनिधि इंदौर, जो भारतवर्ष का सबसे नंबर 1 का सफाई में शहर है, उसका विजिट भी करके आए थे, और अभी हम फिर एक बार इंदौर का विजिट करके अधिकारियों के साथ जो वहाँ व्यवस्थाएं लागू हैं वहाँ
यहाँ पर उनको धरातल पर उतारेंगे। अब आप विजिट तो कर लेते हैं, पूरी टीम पूरा अमला सब गया इंदौर, वहाँ से सीख कर आए कि जी रेडी जो लगाते हैं उनके लिए एक वेंडर्स जोन बनाए। आपके इलाके में मैंने सुना 3-4 बन गया। मैंने कहा भाई जरा चलो वहीं चलते हैं, देख करके आते हैं। तो वहाँ तो मुझे कुछ दिखा नहीं कि कोई वेंडर वहाँ। तो आप गए, इंदौर का नाइट लाइफ भी बहुत अच्छी है, वहाँ पे खाने पीने का भी, तो वो सब खाए पिए, देखा, आए, उसको यहाँ लगाया आपने 3-4, रिजल्ट तो आया नहीं सर, जीरो। ऐसा है कि परिवर्तन जब भी कोई किया जाता है, समाज धीरे धीरे उसको स्वीकार करता है, एकदम स्वीकार नहीं करता। लोगों को शिक्षित करना पड़ता है, एजुकेट करना पड़ता है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। और हम अर्थात भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और चुना हुआ पार्षद और मेयर इस मत के हैं कि ईश्वर ने हमें इतनी योग्यता दी है, हमारा जीवन इतना प्रामाणिक है कि हम लोगों को तर्कसंगत तरीके से अच्छाई की ओर जाने के लिए प्रेरित करेंगे और वो हमारी बात को निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे। चलिए, अब आप संघ वाले हैं, पूरी आपकी अपब्रिंगिंग संघ में हुई है, तो बोलते तो आप बहुत अच्छा हैं। मैं सवाल करता हूँ और आप उसको इतनी अच्छी भाषा में आदर्श तरीके से बोलते हैं कि फिर मुझे ध्यान लगा के सुनना पड़ता है कि इसमें रिजल्ट किस लाइन में है। तो आपका प्रवचन तो हो जाता है, वो प्रवचन कितना इम्प्लीमेंट होता है ये देखने वाली बात होगी। ऐसा मान्यवर मैं प्रवचन नहीं करता, मैंने सबसे पहले अपने जीवन का एक ध्येय बनाया हुआ है कि जो मैं बात कहता हूँ वो अपने जीवन में पहले उतारता हूँ। मेरा जीवन प्रमाणिक होगा तो मेरी कही हुई बात को समाज का जो भी व्यक्ति सुनेगा उसके ऊपर वो चलने के लिए अवश्य प्रेरित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, यहीं के हैं रमन त्यागी, जानते ही होंगे। बिल्कुल जानते हैं। कांग्रेस के नेता हैं, तो वो आपसे जरा कुछ बात करना चाहते हैं, जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं आपसे। कोई विकास यहाँ के विधायक ने नहीं किया, क्योंकि विधायक जी विकास तो तब करते अगर विकास के नाम पे उनको वोट मिलता। वोट तो मैनिपुलेशन का है, वोट तो नकली डलवाया गया है। कहाँ से आ गया वोट? आप लोकसभा और विधानसभा के 4 महीने के गैप में जो वोट डिफरेंस आया, कहाँ से आया? शहर के हालात खराब है, नगर निगम के हालात खराब है, सरकारी दफ्तरों के हालात खराब है, हर जगह लूट मार मची हुई है, शहर में आतंक का माहौल है, धमकियां आ जाती हैं। अभी रात ही पूर्व विधायक की फैक्ट्री पे गोलियां चली। फैक्ट्री पे गोलियां चलाना, 8 राउंड गोलियों के विधायक की फैक्ट्री पे चले, तो सरकार कहाँ सोई हुई है? प्रशासन कहाँ है? ऐसा है कि जो मेरे सहयोगी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और विरोधी दल में हैं, उनसे यही अपेक्षा की जा सकती थी कि वो ये बात कहें। इससे ज़्यादा और कोई उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। उनको यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र में 7,272 करोड़ रुपए की लागत से सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लग रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनका शिलान्यास किया, काम शुरू हो चुका है, वो उनको नज़र नहीं आया। यमुनानगर विधानसभा के पांजूपुर गांव में 20 एकड़ ज़मीन में 1200 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज और 500 बिस्तर का अस्पताल बन चुका है। अगले वर्ष उसमें क्लासें शुरू हो जाएंगी, कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ये मेरे मित्र रमन त्यागी जी को नज़र नहीं आया। शायद उनकी दृष्टि काफ़ी कमज़ोर है, उनको मोटे चश्मे की आवश्यकता है कि ये बड़ी बड़ी चीज़ें उनको नज़र आ सके। मैंने केवल 2 उदाहरण दिए, क्योंकि आप आगे भी कई बातें पूछने वाले हो, तो बाकी मैंने उसके लिए सुरक्षित रख लिए। स्टॉक रखा है आपने। आपसे जब मैं बातचीत कर रहा हूं तो ये तो ठीक है कि आप बहुत ही सज्जन हैं, सज्जन पुरुष हैं, बहुत मृदुभाषी हैं। आपके जो पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं वो भी आपके चरित्र पे, आपकी सज्जनता पे, आपके मृदुभाषी होने पर उस पर तो कोई सवाल नहीं उठाते। पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं
और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सत्ता में जो है उस पर नजर रखें। अब एक मेरे पास एक मसला आया कि जी देखिए, इतने सज्जन हैं अरोड़ा साहब यमुनानगर में, लेकिन उनकी सज्जनता कहाँ चली जाती है जब निगम वार्ड जो है उसके डेवलपमेंट में भेदभाव हो जाता है। कुछ वार्ड तो वीआईपी हैं। अब वार्ड नंबर 14 में 120 करोड़ खर्च हुए। नहीं, वार्ड नंबर में, जिस वार्ड में आप रहते हैं, सुमन बहमनी जी के कार्यकाल के 1 वर्ष के दौरान आपके वार्ड में जहां आप रहते हैं 12.24 करोड़ खर्च हुए। वार्ड नंबर 14 में मात्र 1.20 खर्च हुए। अब वहाँ की सड़कें की स्थिति जर्जर है, निकासी तक की व्यवस्था नहीं है। वो सवाल वहाँ के लोग करते हैं। तो आपके रहते ही सर ये भेदभाव हो जाता है अपने और पराये में। ऐसा मान्यवर, 1 करोड़ की आपने बात की। वार्ड नंबर 14 का मुख्य मार्ग 2 किलोमीटर हमने आरसीसी का बनवाया और उस पर 10 करोड़ हमने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से खर्च करवाया, ये नज़र नहीं आया। ठीक इसी तरह हमने वार्ड नंबर 13 और 14 ट्विन वार्ड हैं, इन वार्डों में हमने हमीदा हेड पर 6 करोड़ प्लस की लागत से हम वहाँ पार्क और रिवर फ्रंट बनाने जा रहे हैं, जिसका शिलान्यास कर दिया है, ये किसी को नज़र नहीं आया। इसी तरह हमीदा में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से हम कम्युनिटी सेंटर बनाने जा रहे हैं, वो किसी को नज़र नहीं आया। और हमने वार्ड नंबर 13 और 14 को नगर से जोड़े रखने के लिए रेलवे फाटक के ऊपर ओवरब्रिज का निर्माण किया 11 करोड़ की लागत से, वो किसी को नज़र नहीं आया। इसमें तो मैं इतना ही कमेंट करना चाहूँगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मतलब ये जो आंकड़े हैं ये नगर निगम के द्वारा खर्च किए गए आंकड़े हैं। बाकी पीडब्ल्यूडी, वाटर वर्क्स, आरओबी, ये सब ठीक है कि वो हुआ है। ये जो आंकड़े मैंने पढ़े ये नगर निगम के द्वारा खर्च किए गए आंकड़े हैं। एक इसका सबसे बड़ा कारण, वार्ड नंबर 13 और 14 में कोई भी सार्वजनिक बहुत बड़ा स्थान खाली नहीं है और हमने वहाँ सब जगह सीवरेज बिछा दी, सब जगह हमने टाइल वर्क लगा दिया, सब जगह हमने सड़कों को ठीक कर दिया। और वो कम्पैक्ट एरिया होने के नाते उसका क्षेत्रफल और वार्डों से बहुत कम है, क्योंकि वह थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। इसलिए भी एक ये कारण हो सकता है कि वहाँ कम रुपए खर्च हुए हों, और आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से, और ये इतनी बड़ी संख्या में यहाँ समाज के लोग बैठे हैं, कार्यकर्ता बैठे हैं, उनके माध्यम से मेरा सभी वार्ड के लोगों से ये निवेदन है, प्रार्थना है। और जब भी मैं कहीं कोई शिलान्यास करने के लिए जाता हूँ ये बात कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, आप विकास के काम हमारे पास लाइए, हम आपको गारंटी देते हैं, मोदी जी की गारंटी है कि हम उन विकास के कामों को पूरा करवाएंगे। चलिए, आप इतनी गारंटी दे रहे हैं तो चिराग सिंघल, अब ये है ना कि आपसे मैंने पहले एक लिस्ट बनाई यमुनानगर आने के पहले कि अरोड़ा साहब से बेइंतहा इश्क करने वाले कौन कौन है शहर में, नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अब फिर मैंने सबको इकट्ठा किया कि सबको ले करके चलेंगे अरोड़ा साहब के पास। ये चिराग सिंघल जी हैं, आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़रा ये भी आपसे मुखातिब होना चाहते हैं, सुनाइए। हमारे विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी जो यमुनानगर विधानसभा हरियाणा से हैं, वो हर काम में टोटली फेल है। आज तक कोई भी ढंग का काम हमारे शहर के लिए नहीं करवा पाए, ना कोई अच्छा बड़ा स्कूल यहाँ पर सरकारी खुलवा पाए, बल्कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। यमुनानगर का सिविल हॉस्पिटल, जिसमें भ्रष्टाचार के कारण लगातार 9-10 बार टाइलें गिरी हैं, उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं करवा पाए, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीएन, एसडीओ और जेई, इनका पूरा हाथ था। आज तक उनके ऊपर 0 कार्रवाई हुई है। इसके अलावा हम बात करें पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन फैलाने में शुगर मिल, पेपर मिल, इज्जत और आपका थर्मल पावर प्लांट सबसे आगे है। लेकिन बार बार समस्या लेकर खुद बीजेपी के लोग इनके पास जाते हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि विधायक जी सो रहे हैं। इलीगल कॉलोनी जो कट रही है,
उसके लिए विधायक जी मौन है, क्योंकि उनकी खुद की मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट उसमें जरूर है। सब में 0/0 इलीगल कॉलोनीज काटने में सबसे आगे। आप अगर बात करें सोने में विधानसभा में, तो हमारे विधायक जी सबसे आगे। ये लगता है आपसे ज्यादा ही मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल ये मोहब्बत करते हैं, और यही मोहब्बत करने के कारण ये समाज में जिंदा हैं। अगर ये इतनी मोहब्बत ना करें तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका जो व्यवहार है, लोगों के मन में उनके प्रति जो भावना है, जो प्रेम है, जो प्यार है, जितना उन्होंने मुझसे किया उससे कई गुना ज़्यादा है। इसलिए इस विषय पे मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। एक मसला उन्होंने उठाया अवैध कॉलोनियों का। मैंने कई लोगों से यमुनानगर में आकर के बात की और मुझे ये जानकारी मिली कि अवैध कॉलोनियाँ, और ये सिर्फ यमुनानगर की स्थिति नहीं है, इसके पहले और भी कई सारे शहरों में, चूँकि हुडा के सेक्टर्स कट नहीं रहे हैं, अब लोगों को बसना है, शहर की आबादी बढ़ रही है, गांव में भी घर है तो एक घर शहर में भी चाहते हैं। अब ये अवैध कॉलोनियों का धंधा, मैं तो धंधा ही बोलता हूँ, इतनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही आगे। और मुझे याद है कि अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज करने का दौर खट्टर साहब मनोहर लाल जी के समय में शुरू हुआ, अब हर बार हो रहा है। ये अवैध कॉलोनियाँ इतनी बड़ी संख्या में यमुनानगर के आसपास, ऐसा है कि ये अवैध कॉलोनियों की गिफ्ट शहर को कांग्रेस के शासनकाल ने दी, और हमने उस गिफ्ट को ठीक करने का काम, लीगलाइज करने का काम, अनधिकृत कॉलोनियों को, अवैध कॉलोनियों को वैध और अधिकृत करने का काम किया। हमने 198 कॉलोनियाँ यमुनानगर जगाधरी नगर निगम में 2014 के बाद वैध की हैं। मान्यवर, ये कॉलोनियाँ कांग्रेस की देन थी, और वो ही प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में संलिप्त रहते थे, और दफ़ा 4 और 6 के नोटिस के बाद बार्गेनिंग करते थे। अब हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जब माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे तब भी, और अब श्रीमान नायब सिंह जी मुख्यमंत्री हैं अब भी, इस धंधे के ऊपर पूर्ण लगाम लगाया है। और जो पहले अनधिकृत कॉलोनियाँ थी उनको धीरे धीरे वैध करके वहाँ लोगों को मूलभूत आधारभूत आवश्यकताएं पूरी करने का काम हमने किया है। आज यमुनानगर जगाधरी नगर निगम की जो कॉलोनियाँ हमने वैध की हैं, 198 का मान्यवर मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, उसमें लगभग 200 करोड़ रुपए के विकास के काम हमने करवाए हैं। उन कॉलोनियों को वैध करने के बाद हमने अमृत वन में 98 करोड़ रुपए खर्च के उनको पीने का पानी दिया, सीवरेज सिस्टम दिया और टाइल वर्क की सड़कें दी। और आज मान्यवर स्थिति ये है कि जिन अवैध कॉलोनियों को वैध करने के बाद हम वहाँ जाते हैं तो वो लोग हमें, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पलकों पर बिछाते हैं। और उसी का परिणाम है कि मैंने 24 में जीत, जैसा आपने बताया, 22,000 प्लस वोटों से की, जबकि 19 की जीत मेरी केवल 1455 वोटों से थी, जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की कार्यशैली से, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के काम से और भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार, चाहे वो नगर निगम में है, चाहे वो प्रदेश में है, चाहे वो देश में है, उससे संतुष्ट है। ठीक है, आपने कहा कि अमृत योजना में इतने करोड़ आपने खर्च किए, सीवरेज और ये तमाम। मैं फाइल फुटेज देख रहा था पिछले साल का भी, कहीं जाता हूँ मैं तो थोड़ी कोशिश करता हूँ कि पढ़ लिख करके जाऊँ, तो पिछली बारिश में भी मुझे शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश में वाटर लॉगिंग मुझे दिखा फुटेज में, है ना। तो इतना, और अमृत योजना फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों में जो मेन फोकस है वो है ड्रेनेज सिस्टम, पीने का पानी, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं। इतना करोड़ खर्च, आप खुद ही बता रहे, अभी बता रहे थे कि फेज़ 1 में इतना करोड़ खर्च किया, फेज़ 2 में हो सकता है उसका डबल खर्च कर दिया, 130 करोड़, 130 और 94 पहले बता रहे थे, मतलब लगभग 225 करोड़ खर्च हो गया। फिर भी हल्की सी बारिश हो जाए
तो पैजामा उठाना ही पड़ता है। ऐसा है, देखिए, स्टॉर्म वाटर की व्यवस्था को ठीक चुस्त दुरुस्त करने के लिए हमने शहर के लिए, नगर निगम क्षेत्र के लिए योजनाएं बनाई हैं और उनको धरातल पर उतारने का काम किया है। हमने एक बहुत बड़ी लाइन जगाधरी से लेकर डिच ड्रेन तक बना दी है। उसमें एक इशू आ गया था कि रेलवे लाइन के नीचे से वो जो स्ट्रॉन्ग वाटर पाइपलाइन है वो निकलनी थी और वो किसी कारण से उसकी अनुमति मिलने में देरी हो गई। अब वो अनुमति मिल चुकी है, टेंडर लग चुका है, काम शुरू हो चुका है। इस वर्षा ऋतु में निश्चित रूप से यमुनानगर जगाधरी के लोगों को वर्षा ऋतु में पजामा उठाने से राहत मिलेगी। मतलब चमड़े वाला जूता पॉलिश करके निकल जाएंगे ना बारिश के भी मौसम में। निश्चित रूप से जैसे चमड़े वाला जूता आपका चमक रहा है, ऐसा हर नागरिक का चमकेगा। कि प्लास्टिक का जूता और पैजामा उठाना पड़ेगा फिर इस साल? ऐसा है, देखिए, अगर अत्यधिक वर्षा हो जाती है, हाँ, तो घंटे में निकल जाना चाहिए। वो निकलेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। नहीं तो अगली बार जब मिलेंगे तब मुझे आप बुलाना दे। ना, आप तो याद रखिएगा सर। याद अब तो हर साल हमारी आपकी सारे विधायकों की मुलाकात होगी, 27 में भी, 28 में भी, 29 में भी, है ना, वो मिलते रहेंगे। उसके बाद ही होती रहेगी, आप चिंता न करें। आपने अमृत योजना में 225 करोड़ के आसपास आपने कहा खर्च कर दिया। अभी मैं यहीं पे बैठा था, एक सज्जन आए वार्ड नंबर 8 के, बोला रंजन साहब हमारे विधायक जी से आप बात करेंगे, आपका ये कार्यक्रम मैं विधायक वाला लगातार देख रहा हूँ, तो आप लोकल इश्यूज उठाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहीं ये कहते हुए भी सुना होगा कि बड़ा अच्छा लगा कि वो इजराइल और अमेरिका वाली समस्या मोदी जी और राहुल गांधी अपना निपटते रहेंगे, हम तो जाते हैं तो हल्के की ही बात करते हैं, बड़ी समस्याओं के लिए उनके ऊपर छोड़ दिया है, यहाँ वाली छोटी छोटी समस्याएं हम लोग बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक जी से पूछिएगा कि क्या उनको इस बात का इल्म है कि वार्ड नंबर 8 में श्याम नगर है, उन्होंने जो मुझे बताया है जी, कि उसमें पानी टूटी में आती नहीं, हमें मोटर लगाना पड़ता है, ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो। बोलिएगा कि उनको अगर जानकारी है तो ये समस्या हम मोटर कब तक हटा सकते हैं, और अगर जानकारी नहीं है तो उनको बोलिएगा एक बार विजिट करें। ऐसा है कि मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया, मैं ऑफिस में बैठता हूँ, नगर का कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर मेरे पास आ सकता है और अनेकों लोग आते हैं, उनका हम समाधान भी करते हैं। हमने अपने दूसरे कार्यकाल में 39 नए ट्यूबवेल यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र में लगाए, ताकि जो मिनिमम पानी देने की या एक व्यक्ति प्रयोग कर सकता है उस लिमिट को पूरा करते हुए उससे आगे बढ़े। और हम निश्चित रूप से नगर को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने में सफल हुए हैं। और यदि उनकी कोई ये समस्या जो आपने श्याम नगर की बताई, अगर कोई उनकी ये कोई निजी समस्या है, उसका क्या कारण हो सकता है मैं इस समय नहीं कह सकता। मैंने उनसे पूछा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइन में कोई दिक्कत हो और आपके घर इंडिविजुअल में ये समस्या आ रही हो। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारी पूरी कॉलोनी में ये समस्या है। ऐसा मान्यवर, आपसे बात करते हुए जो उन्होंने कहा वही उनका कहना बढ़ता था। इससे अगर दाएं बाएं होते तो शायद आप ये प्रश्न मेरे से ना पूछते। ये प्रश्न पूछा जाए इसलिए उन्होंने अपनी बात पर वजन देने के लिए आप ये पूछें, इसलिए ये बात कही। मैं इस मत का हूँ, मेरे इस क्षेत्र के पार्षद विभोर पहूजा जी यहाँ बैठे हैं, वो पीने के पानी को लेकर और सीवरेज की व्यवस्था को सुचारू बने इसके लिए लेकर कितने चिंतित रहते हैं वो मैं जानता हूं, और उसको शब्दों में एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। फिर भी मेरा अनुरोध है कि एक बार क्रॉस चेक करवा लीजिएगा। हो सकता है बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे इलाके रह जाते हैं, तो हो सकता है आपकी नज़र ना गई हो, आपकी नज़रें इनायत हो जाएंगी और अगर समस्या है तो दुरुस्त भी हो जाएगा। बिल्कुल मैं चेक करवाऊंगा श्याम नगर वार्ड नंबर 8, और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी नगर वासियों से मेरा ये निवेदन है कि उनकी कोई भी समस्या हो, पार्षद के पास जाएं, मेरे पास आएं, मेयर के पास आएं। हम एक टीम के रूप में, चक दे इंडिया के रूप में यमुनानगर को ये काम कर रहे हैं।
हम निश्चित रूप से यमुनानगर को चक दे इंडिया वाला ही बनाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया इस आश्वासन के लिए। एक और सज्जन है, भली भांति वाकिफ है आप, बेइंतहा इश्क करते हैं, अर्जुन नाम है और पार्टी INLD है। जरा वो भी आपसे मुखातिब होना चाहते हैं। यमुनानगर की समस्याएं ही समस्याएं हैं। सबसे ज्यादा तो अगर मैं पहली बात करूं नगर निगम की बात, बहुत यहाँ पर नगर निगम में जो समस्याएं हैं वो उनसे आम आदमी बहुत परेशान है और प्रॉपर्टी ID के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। लोग बुरी तरह से परेशान हैं। नगर निगम जो है ये एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। वहां पर बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। आम आदमी की अगर अपने घर की प्रॉपर्टी ID भी ठीक करवानी है तो उसके जूते तक घिस जाते हैं और प्रॉपर्टी ID के नाम पर बहुत बड़ा खेल यहाँ पर रचा जा रहा है। और ये आज से नहीं, जब से विधायक जी पिछले 3 प्लान से विधायक हैं तब से यही हाल है। इस पर कोई आज तक समाधान नहीं सोचा गया, ना कोई इसका हल निकाला गया। नशा यमुनानगर में पूरी तरह से पैर पसार चुका है और आज से नहीं, पिछले काफी समय से नशे का कारोबार हो रहा है। नशे में लोग मर रहे हैं, बच्चे, नए नए बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ना कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है। विधायक जी तो इन बातों को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। उनके पास अगर कोई जाता भी है तो वो उसकी बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं करते हैं। इसमें मैं एक ऐड कर देता हूं ताकि आपको एक साथ जवाब दे दीजिएगा। मैंने जब ये सुना इनको कहते हुए तो फिर मैंने चेक करवाया। एक केस मिला बुढ़िया गेट निवासी हरविंदर सिंह का। उनकी प्रॉपर्टी ID शायद इसी तरह बदले गई थी। उसमें एक इंक्वायरी भी जो नगर निगम के कमिश्नर हैं उन्होंने करवाया और वहाँ के जो क्लर्क थे उनकी मिली भगत से कैंप निवासी श्याम सुंदर ने फर्जी प्रॉपर्टी ID बनवाई और इसकी मालिकाना हक, ये मैंने केस निकलवाया, से संबंधित कई दस्तावेज वो प्रस्तुत नहीं कर सका। फिर वो मामला चला और यमुनानगर थाने में ये शिकायत विकायत दर्ज हो गई। तो ये प्रॉपर्टी ID और नशा 2 मसला है। ऐसे कि सरकार समाधान शिविर लगाकर इन सभी समस्याओं का समाधान कर रही है। तो जिला सचिवालय में और नगर निगम कार्यालय में जो हमारे एमिनेंट पर्सन हैं, पार्षद हैं, उनकी उपस्थिति में कोई भी व्यक्ति समाज का अपनी शिकायत लेकर जाता है और उसकी शिकायत का समाधान होना तय नियमों में आता है तो उसका समाधान मौके पर ही कर दिया जाता है। कई बार लोगों की अपेक्षा गलत काम को ठीक करवाने की रहती है। सहमत हूं मैं आपसे। ऐसे कामों में उनका मदद कर पाना, उनकी इच्छा पूरी कर पाना असंभव नहीं है। और जहां तक नगर निगम की बात कही, नशे की बात कही, जब भी हम आउटर कॉलोनीज में जाते हैं तो ये नशे के बारे में जानकारी मिलती है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस विषय में बात की और उन्होंने नारकोटिक सेल जो है, जो नशे की रोकथाम के लिए काम करता है, उन्होंने सख्त आदेश दिए कि नशे का प्रचार और प्रसार हर हालत में रुकना चाहिए। और उन्होंने कई केस ऐसे डिटेक्ट किए जो सजा के काबिल हैं, जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। परंतु मान्यवर, ये नशे का कारोबार बढ़ाने में हमारे समाज के ही कुछ लोग जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो समाज किस प्रकार पतन की ओर अग्रसर हो सकता है उसकी चिंता करते हैं और वो नशे को इजी अवेलेबल उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उस चैन को तोड़ने की ओर हमारा पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन बहुत मेहनत से लगा हुआ है और निश्चित रूप से हम नशे के ऊपर 100% काबू पाने की ओर अग्रसर हैं। जिस प्रकार अमित शाह जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने जो एक वायदा किया था कि हम नक्सल मुक्त भारत को करेंगे, उन्होंने करके दिखाया। ठीक इसी प्रकार माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में नशे को भी मुक्त करने की ओर
हम अग्रसर हैं और उनकी बनाई हुई नीतियां, उनके दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन काम कर रहा है और हम निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। ये जो नशे का मसला है ये बहुत गंभीर होता जा रहा है और पिछले रिसेंट पास में या पिछले कुछ वर्षों में जिस तेजी से ये बढ़ा है, आप हनुमानगढ़ उधर से इंटर कर जाइए, राजस्थान से या पंजाब से और डबवाली, ये पूरा चेन इतना ज़्यादा अफेक्टेड है। मुझे लगता है कि सरकार, सिविल सोसाइटी, इवन जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, इन सबों को जॉइंटली एफर्ट करना पड़ेगा, वरना अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले कुछ समय में हम पंजाब को पीछे छोड़ देंगे और आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इसके लिए समग्र प्रयास सबका सहयोग लेकर करने की आवश्यकता है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आसपास के प्रदेश हैं उनकी भी एक कमेटी गठित की है ताकि हम हरियाणा, पंजाब का सहयोग कर सके नशा रोकने में और पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हमारा सहयोग कर सके। जब सब मिलकर प्रयास करेंगे और सच्चे मन से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हाँ, ये मतलब बड़ा गंभीर मसला है मैं आपकी बात से और सहमत हूं। एबव पार्टी लाइन इस पे बात होनी बिल्कुल चाहिए। ठीक है। ये जैसे अभी हम लोग फैमिली आईडी या प्रॉपर्टी आईडी की बात कर रहे थे, मैं तो पूरे हरियाणा में घूमता रहता हूँ। क्या वजह है कि यमुनानगर में इसको लेकर के लोग ज़्यादा चिंतित हैं? जो मुझे जानकारी दी गई है, अगर सही है गलत है वो आप दुरुस्त कर देंगे, कि नगर निगम एरिया में 55,000 के आसपास बेनामी प्लॉट हैं। पॉइंट नंबर 1, फैमिली आईडी का भी बड़ा खेल चल रहा है। अप्रूव्ड एरिया को अनअप्रूव्ड, अनअप्रूव्ड को अप्रूव्ड कर दिया जा रहा है। ये कुछ खास वजह है प्रॉपर्टी आईडी? और ये प्रॉपर्टी आईडी जब मनोहर लाल जी थे उसके बाद एक जिस कंपनी को ठेका दिया गया उसको भी हटाया गया, पेनलाइज किया गया, कैंप्स लगाए गए। कई इलाकों में मैं जाता हूं तो ये मसला नहीं आता है, लेकिन यमुनानगर में विशेष तौर पे इस तरह का मसला क्यों आ रहा है अब भी, इतने समय बाद भी? ऐसा जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि हम समाधान शिविर के माध्यम से लोगों को ये सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं कि वो अपनी समस्या का समाधान करवाएं और जिस प्रकार की चिंता आपने व्यक्त की है, कई बार समाज में जाते हैं उसी प्रकार की चिंता समाज के कुछ लोग भी व्यक्त करते हैं और इसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करना इस समस्या का समाधान का एक बहुत बड़ा निमित्त है, क्योंकि अवैध कॉलोनी में प्रॉपर्टी आईडी बनती नहीं। फिर नंबर 2 के लोग काम करते हैं। जब हम वैध कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी आईडी भी बनेगी और सरकार को, निगम को, उनको जो तयशुदा टैक्स हैं वो भी देने पड़ेंगे, हमारी रिकवरी भी बढ़ेगी और उनको जीवन की मूलभूत आधारभूत आवश्यकताएं, क्या मैंने पहले कहा 200 करोड़ रुपए की लागत से पीने का पानी, सीवरेज और टाइल वर्क की सड़क हमने उपलब्ध करवाई, वो सुविधा भी उपलब्ध होगी। हम निश्चित रूप से इस बारे में बड़े चिंतित हैं, बड़े गंभीर हैं और इस समस्या का समाधान होना चाहिए। जो 99 लोगों की समस्या का समाधान हो गया वो कहीं गीत नहीं गाते, जो एक रह गया वही ढोल बजाकर पीटता है कि ये समस्या बड़ी विकराल है, क्योंकि उसका हल नहीं हुआ, उसके लिए वो बहुत विकराल है। मैं इस बात से सहमत हूँ, परंतु हम इस दिशा में पॉजिटिव सोच रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं और समस्या का समाधान हो, ये हम सब पार्षदों की, बीजेपी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की चिंता है। और अपने कई कार्यकर्ता सोशल सर्विस के नाम पर, सेवा के नाम पर इस काम में जिनकी प्रॉपर्टी आईडी गलत है वो ठीक करवाने में उनका सहयोग कर रहे हैं। चलिए, 2 बड़ी समस्याएं हैं जिनकी तरफ यमुनानगर में, जो एक आम आदमी, और आप भी यमुनानगर में रहते हैं तो ये समस्या आपके लिए भी है। जरा आपके बहुत करीबी हैं चौधरी मेवाराम जी, उनसे जब हमारे सहयोगी गए कि भाई आप विधायक जी से कुछ सवाल कीजिए, तो शुरू के 10 मिनट तो वो इस चिंता में रहे कि सवाल करूं क्या, है ना। सब तो कर दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये 2 सवाल हैं मेरी तरफ से, 2 मसले हैं, उनसे ज़रूर पूछिएगा। हमने कहा आप खुद ही पूछ लीजिए, ज़रा सुनवाइए।
देखो शहर की समस्या, शहर में जो ट्रैफिक और पार्किंग, ये एक बहुत बड़ी सी समस्या आती है। एक और चीज है, अगर मैं विधायक जी की बात करूं तो विधायक जी से मैं व्यक्तिगत तौर पे भी कहूंगा कि किसी तरीके से जो नशे वाला जो काम शहर में चल रहा है, नशाखोरी, जो अगले हमारी आने वाली जो पीढ़ी है नशे की तरफ अपने आप को धकेल रही है, तो अगर कानून व्यवस्था किसी तरीके से और स्ट्रिक्ट की जाए और नशाखोरी से अपने अगली भविष्य की अगली पीढ़ियों को बचाया जाए तो बहुत बढ़िया होगा। कल शाम मैं निकला तो मुझे ये परेशानी हो रही थी। पहले तो सड़कों की परेशानी होती थी तो मुझे सेट पे घोड़े रखने पड़ते थे और हुड्डा साहब से कहना पड़ता था कि सड़कें नहीं है तो कम से कम घोड़े ही भेज दो यमुनानगर में। अब सड़कें बन गई हैं तो अब परेशानी ये है कि डिनर करने मुझे वहाँ जाना था, अब वो कहाँ गाड़ी लगाएं, वो लगाते लगाते मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि यमुनानगर के चौहद्दी के बाहर चले जाएं। ये पार्किंग की इतनी बड़ी समस्या है। फिर मैंने रोड पे लोगों से बात करनी शुरू की, बोला भाई साहब काम तो सब हो गया लेकिन ये गाड़ी अपने सर पे रखना पड़ता है अगर आप मार्केट जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं। विधायक जी की तो गाड़ी लग जाती होगी, हमारी तो लगाते लगाते लाडवा पहुंच जाए। ऐसा है कि गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, ये प्रगति की, प्रोस्पेरिटी की, खुशहाली की निशानी है। लेकिन उन गाड़ियों को अपने सर पे रखना पड़े तो ये बदहाली है। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जब कोई भी नगर बनता है तो उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से करने के लिए अगले 30 से 50 साल की योजना बनाकर काम किया जाता है। क्या जब यमुनानगर बसा, जिस समय कानून इतने सख्त नहीं थे, लोगों को नक्शा भी पास नहीं करवाना पड़ता था, कोर सिटी था, गाड़ियां नहीं थी, तंग गली में कोई चोर चक्का आकर, खुली गली होगी तो वो नुकसान पहुंचा जाएगा, गलियां तंग रखी जाती थी ताकि कोई चोर चक्का अपना घोड़ा लेके आएगा, घोड़ा मोड़ने में उसे दिक्कत आए, इस प्रकार की व्यवस्था रखी जाती थी। अब उस समय के बसे हुए शहर में अब लोगों ने खुशहाली के आधार पर गाड़ियां खरीद ली जो अपने घर तक भी नहीं ले जा सकते और वो सड़क के किनारे कहीं ना कहीं खड़ा कर देते हैं। और सड़क के किनारे भी कोई भी सार्वजनिक स्थान ऐसा आज उपलब्ध नहीं है जहां मल्टी स्टोरी पार्किंग बना के लोगों को राहत दी जा सके। तो हम इस दिशा में बड़े गंभीर हैं और कहीं कोई हमें प्रॉपर जगह नगरवासी उपलब्ध करवाएं, वो नहीं उपलब्ध करवा पाते तो हम खुद खोजेंगे। हम अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं रहे हैं और हम वहां पर मल्टी पार्किंग बनाएंगे। और मैं मान्यवर आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब जब भी दुनिया के जिस देश में ये समस्या आई उन्होंने उसका समाधान खोजा। टोक्यो में प्राइवेट व्हीकल इज नॉट अलाउड, तो वो बाहर पार्किंग के पास रख के सरकारी बस, सरकारी गाड़ी इतनी सुविधाजनक तरीके से उनको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचाती है कि उनको ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। हमें भी कुछ ना कुछ अनुसंधान करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, लोगों से फीडबैक लेनी पड़ेगी, लोगों के विचार पूछने पड़ेंगे और किस प्रकार वो इस समस्या के समाधान में हमें हमारे साथ सहभागिता कर सकते हैं। हम तत्पर हैं, सरकार तत्पर है, सरकार तैयार है। योजना हमें सुझाइए जिसको धरातल पर उतारा जा सकता हो, हम उस योजना को धरातल पर उतारने का काम करके लोगों को सुविधा देने का काम करेंगे। हाँ, चूंकि एक बड़ी समस्या है, मतलब आप तो रोजमर्रे में आप हो सकता है आपका जलवा है, तीसरी बार जीते हैं तो आपके लिए तो खाली हो जाती होगी, लेकिन हमें तो गाड़ी लगाते लगाते यहाँ लगाऊं वहाँ लगाऊं। हमने ड्राइवर को कहा यार इतनी आगे बढ़ लो, अब तो लाडवा रादौर क्रॉस हो जाएगा, लाडवा पहुँच जाएगा, मतलब गाड़ी इधर ही कहीं लगाओ। बहरहाल एक और बड़ी समस्या है जो यमुनानगर में कल रात जब मैं रोड पे घूम रहा था तो लोगों ने मुझे कहा कि ये ज़रूर मसला उठाइए, वो है पॉल्यूशन का। और कुछ लोग मुझे मिल गए जो थर्मल प्लांट लगा है जो अभी चल भी रहा है उसके आसपास के लोग,
दो चार सज्जन मुझे इत्तेफाक से मिल गए, गांव का नाम मैं नहीं लिख पाया, रतनपुरा या गांव में गलती मुझसे हुई, मैंने नाम नहीं लिखा, बातचीत हो रही थी उनसे। उन्होंने कहा कि हमने तो सरकार से निवेदन किया है कि हमें यहाँ से शिफ्ट कर दो, रतनपुरा गांव में। विधानसभा में ये प्रश्न भी लगाया था, तो ये सरकार ने उसका उत्तर भी दिया। ये पॉल्यूशन को लेकर करके और आसपास में फैक्ट्रियां इतनी हैं, तो इसके बारे में कुछ आपने सोचा है? मैंने बिल्कुल सोचा है, और मैं इस विषय पर लोगों को सांस लेने के लिए पोल्यूटेड एयर ना मिले, पोल्यूटेड फ्री एयर मिले, इस बात की मुझे चिंता रहती है। और मान्यवर, मैं आपके चैनल के माध्यम से और अपने यहाँ सुनने वाले आए हुए सब समाज के लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि मैंने एनवायरनमेंट कमेटी जो हरियाणा विधानसभा की है, उसका सदस्य होने के नाते उस टीम का यहाँ विजिट करवाया, और उस विजिट के बाद हमने 3 फैक्ट्रियों के सैंपल करवाए, सैंपलिंग करवाई, और तीनों फैक्ट्रियों की सैंपलिंग पास हुई, जो इस बात का प्रमाण है, प्रूफ है कि हम इस दिशा में, हमारी सरकार इस दिशा में, नायब सिंह जी सैनी की सरकार इस दिशा में कितनी गंभीर है। और इसके साथ ही जो रतनपुरा गांव, जहां पर थर्मल चौधरी छोटू राम थर्मल पावर प्लांट स्थित है, उसका भी मैंने विधानसभा में तारांकित स्टार क्वेश्चन लगाया था, और उन्होंने भी जो उत्तर दिया, और एक रतनपुरा गांव, एक उसके साथ और गांव है 2 किलोमीटर की दूरी पर, उन दोनों का कंपैरेटिव अध्ययन किया उन्होंने। सीएमओ की टीम ने लोगों से बात की, उनके सैंपल कलेक्ट किए, तो ये पाया गया कि रतनपुरा गांव में कोई भी ऐसा रोग या किसी भी ऐसे रोग के लक्षण नहीं है जो पोल्यूशन से होते हैं। जिस गांव से तुलनात्मक अध्ययन किया गया था, ठीक उसी के पैरामीटर पर रतनपुरा गांव पाया गया। फिर भी मैंने सरकार से यह आग्रह किया तो अब अरोड़ा साहब, मैं इस बात से और उस कमेटी के रिपोर्ट से इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स हैं। जब वो घर में अगर वो हो जा रहा है, ये सोनीपत में भी शुगर केन मिल है, उसके आसपास वाली कॉलोनियों में ये समस्या है, वो तो इनहेल कर रहा है ना लगातार, आज नहीं हो रहा है, 10 साल के बाद वो दूसरी समस्या आ जाएगी। ऐसा है मान्यवर, जो पोल्यूशन के पैरामीटर्स हैं, मापदंड हैं, चिमनी इतनी ऊंचाई पर लगाई जाती है कि उसके धुएं के पार्टिकल एटमॉस्फेयर में, वातावरण में बहुत दूर तक बिखर जाए और अलग अलग हो जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति की सेहत को नुकसान न पहुंचा सके। और ये जो टेस्टिंग करवाई जाती है पोल्यूशन विभाग के द्वारा, उसमें हर चीज का ध्यान रखा जाता है। फिर भी आपसे लोगों ने बात की है, तो जितनी गहनता से हम इसकी चिंता कर रहे हैं, उस गहनता को और बढ़ाना होगा, ऐसा मैं आपकी बातचीत से संदर्भ ले सकता हूं। और हम चिंता करेंगे कि हम इस लोगों को और शुद्ध वातावरण उपलब्ध करवाएं। इसी समस्या से जुड़े हुए एक सवाल, जब मैं इंद्री में था तो इंद्री के कई गांव के लोगों ने कहा कि भाई साहब, आप जब यमुनानगर जगाधरी जाएं तो वहाँ के विधायकों से या एमपी से ये ज़रूर बोलिएगा कि अपना इस इलाके की जो इंडस्ट्री का जो केमिकल वेस्ट है वो धनौरा ड्रेन में गिरा रहे हैं। जहाँ धनौरा ड्रेन यमुना में मिलती, ब्लैक एंड वाइट है यमुना, ब्लैक एंड वाइट। लोगों ने चैलेंज किया, कहा कि दिल्ली चुनाव में लोग जाकर के यमुना का पानी पीते थे, यहाँ एक बार पी के दिखाएं। एसटीपी यहाँ लगना था, वो एसटीपी शायद लगा नहीं लगा, फंक्शनल है नहीं है, लेकिन मैं उस पर स्पेशल रिपोर्ट कर चुका हूँ, आप उसके बगल में खड़े नहीं हो सकते। ऐसा है कि बिल्कुल जो लोगों ने आपको बताया, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। डिच ड्रेन के माध्यम से गंदा पानी धनौरा एस्केप में गिरता है। हमने 78 MLD का STP कमीशन कर रहे हैं, वार फुटिंग पे उसकी कंस्ट्रक्शन जारी है। हमारी एनवायरनमेंट कमेटी, जिसकी मैंने पहले चर्चा की, वो खुद उसका मौके पर जाकर निरीक्षण कर रही है, और तय समय सीमा के अंदर वो कमीशन हो जाएगा।
काम करना शुरू हो जाएगा। और जो ये गंदा पानी धनौरा एस्केप में जा रहा है वो सारे का सारा ट्रीटेड वाटर होकर उसका क्या प्रयोग कर सकते हैं, क्या हम उसको सिंचाई में प्रयोग कर सकते हैं, क्या हम उसको इंडस्ट्री में दे सकते हैं, क्या उसको पुनः WTC में डाल सकते हैं, इसका भी साइमल्टेनियस अध्ययन करते हुए हम काम पे लगे हुए। मतलब वो काम चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, बाहर फुटिंग पे चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस उम्मीद के साथ कि जो पेड़ आपने लगाया है उस पे सुंदर, है ना, स्वादिष्ट फल आए, तो 2029 में भी उन फलों का स्वाद आपको ही चखने का मौका आपकी पार्टी और यमुनानगर के लोग, वोटर, जो लोकतंत्र के असली मालिक हैं, वो आपको दे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर ये मैं कहता हूँ कि इस कार्यक्रम का मकसद ही है स्थानीय मसले, मुद्दे, आपकी परेशानियाँ, उन पर बातचीत करना। वो बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं ना, अमेरिका वाली और रूस वाली, उनके लिए हम लोगों ने मोदी जी, राहुल गांधी, उधर अमित शाह जी हैं, वो निपट लेंगे। इन समस्याओं के लिए हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे। और फिर मैं कह रहा हूँ, सवाल करना सिर्फ शशि रंजन और जनता टीवी का ही काम नहीं है। हम आपकी ताकत की बदौलत ही हम सवाल करते हैं। तो आप अपनी ताकत पहचानिए, सवाल कीजिए, डरिए मत। और हमेशा याद रखिए कि हर 5 साल पे यमुनानगर में पार्टी ने टिकट दिया तो अरोड़ा जी को आपके दरवाजे पे वोट मांगने आना ही है। तो फिर सवाल कीजिए, अगर अपने इलाके का डेवलपमेंट चाहते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली चौपाल में होंगे एक और मेहमान। तब तक सोइए मत, अपने प्रतिनिधियों से सवाल करते रहिए। शुक्रिया, नमस्कार।